नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं MHD01 जो कि इग्नू के असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। 2023-2024 की जो भी तैयारियां कर रहे हैं, टर्म एंड एग्ज़ाम्स की स्टार्टिंग कर चुके हैं और उससे पहले के असाइनमेंट्स भी सबमिट कर चुके हैं। उनके लिए हिंदी MA हिंदी जो है उसका MHD01 जो कोड है उसका हिंदी काव्य वन, आदि काव्य, भक्ति काव्य एवं रीति काव्य का ये प्रश्न है जो कि इस बार असाइनमेंट्स में आया हुआ है। तो उनके लिए हैंड रिटन नोट्स हैं, ये उनके लिए असाइनमेंट्स हैं। तो आपको बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखना है और एंड तक वीडियो को देखना है, तभी आप इस पूरे प्रश्न को कर पाएंगे। इग्नू के असाइनमेंट्स में जितना हम ज़्यादा लिखते हैं उतना ही ज़्यादा हमको नंबर्स जो है मिलने के चांसेस होते हैं, और जितना हम साफ़ सुथरा अच्छा लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, उतना ज़्यादा हम इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से यही एक आपको एडवाइस है, आपको एक सजेशन है कि आप हैंड रिटन नोट्स को देखते हुए आप ज़रूर पढ़ें। और आप देखिए कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 जो है आदि काव्य, भक्ति काव्य एवं रीति काव्य का MHD01 हिंदी काव्य वन असाइनमेंट्स का, तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ साथ हम आपको बताएंगे भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता, हम इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। ये काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता जांचने के लिए कुछ विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की है और उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा, उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। पृथ्वीराज रासो को इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान क्या सोचते हैं, उनके विचार को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, हम विभिन्न विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी जो आधार है, जैसे ऐतिहासिक आधार पर वह पृथ्वीराज रासो के काव्य को, ग्रंथ को क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अब लिखने जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं उनसे यह आशा रखना स्वाभाविक है कि इस काव्य से पृथ्वीराजकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। इस काव्य के रचयिता चंदवरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के दरबारी कवि ही नहीं, उनके अंतरंग मित्र भी थे। इसके अलावा इतिहासकारों, विशेषकर पाश्चात्य प्राच्य विदियों को आशा थी कि इससे 12वीं-13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय में प्रमाणिकता जानकारी मिलेगी। मतलब उनको ये विश्वास था कि इतिहासकारों को जो विश्वास था कि इससे उत्तर भारत के बारे में उनको जानकारी भी मिलेगी और प्रमाणिकता भी इसमें मिलेगी, सर्टिफाइड भी होगा। लेकिन 1876 ईस्वी में डॉक्टर वूलर नामक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित प्रति मिली। यह काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर वूलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित घटनाएं एवं तिथियां इतिहास सम्मत है, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध है। साथ ही उनके विद्वानों ने इसके विपरीत रासो की प्रमाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रमाणिकता का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का विवाद चल पड़ा। डॉक्टर वूलर के इस जब उनको ये खंड लिपि मिली। रासो को अप्रमाणिक मानने वालों के तर्क इस प्रकार हैं। पहला, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलग थे, लेकिन इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था। शिलालेखों के अनुसार ये पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था।
इसी प्रकार रासों में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मारा था। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में गक्करों के हाथों मारा गया। तो जो आप ये देखेंगे कि जो तथ्य है और जो रासों में जो लिखी है, जो काव्य में लिखा है, उसके अनुसार इसमें भेद था। तो रासों में लिखा है कि जो चौथा प्रश्न है, रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। ये असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध है, मतलब जिस समय 13वीं शताब्दी शुरू हुई थी उस समय की शुरुआत है, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु जो होती है वो 12वीं शताब्दी ईसा में ही हो गई थी। आपको पता ही है मोहम्मद गौरी और उसके बाद में किस प्रकार से इतिहास के अंदर सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मोहम्मद गौरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद में इल्तुतमिश है, बलबन है, और ये सब 1206 के आसपास देखेंगे या उससे पहले के आसपास देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आता है कि समर सिंह और पृथ्वीराज के समय की जो बदलाव है ये भी इसमें आपको देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके अनुसार रासो ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता है। अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और यह उसको एक जाली ग्रंथ ठहराते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। रासों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में बाबू श्याम सुंदर दास और रासों के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पांडे उल्लेखनीय हैं। बाबू श्याम सुंदर दास इसे काव्य ग्रंथ मानकर इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने को उचित नहीं मानते। पांडे जी ने इसके तिथियों को इतिहास सम्मत सिद्ध करने के लिए एक संगत आनंद संवत, जो आपने देखा होगा विक्रमी संवत, तो संवत आनंद संवत की कल्पना कर डाली। पांडे जी के अनुसार रासों की उल्लेखित संवतों में विक्रम संवत से सर्वत्र 90-91 वर्षों का अंतर पड़ता है। इसका कारण यह है कि रासों की उल्लेखित तिथियां विक्रम संवत की नहीं, आनंद संवत के अनुसार है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने रासों के इस दोहे को प्रस्तुत किया। एकादश सही पंचदय विक्रम साख आनंद तिथि रिपुजे पुरहरन को भय पृथ्वीरज नरेंद्र। तो इस प्रकार से आप इसमें भी आप दे सकते हैं। उनके मत अनुसार विक्रम साख आनंद का अर्थ अनंत का अर्थ है, अ का अर्थ शून्य और नंद का अर्थ 9, यानी कि 90। 91 जो है वो विक्रमी संवत में से 90 वर्ष घटा देने से आनंद संवत बनते हैं। 91 विक्रमी संवत में से 90 वर्ष घटा देने से आनंद संवत बनता है। आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। पंड्या जी के अनुसार, पंड्या जी के इस विचार पर विद्वानों ने संदेह प्रकट किया और अनंत संवत की धारणा मान्य नहीं हुई। इसलिए हम लोग आज भी विक्रमी संवत को मानते हैं, अनंत संवत को नहीं मानते हैं, जो ज़्यादातर आज के इतिहासकार इसी फैक्ट पे चलते हैं। तो जो दूसरा है वो ये है कि रचनाकार और रचना काल। तो पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है, परंतु प्रमाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे या उन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना की। इस काव्य का रचना काल और भी विवादास्पद है, मतलब किस समय इसकी रचना हुई। ओझा जी ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया था। शुक्ल जी इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासों का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासों के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासों की रचना 1400 के लगभग हुई मानी जा सकती है। ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा बताया गया। आप जितना ज़्यादा असाइनमेंट में
कवियों के नाम, लेखकों के नाम, साहित्यकारों के नाम डालेंगे, थोड़ा फैक्ट डालेंगे, उतना ही आपका असाइनमेंट मजबूत बनेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। विद्वान रासों को अप्रामाणिक मान चुके थे, साथ ही इस बात में भी संदेह करने लगे थे कि चंद नामक कोई रासोकार कवि हुआ भी था या नहीं। इसी बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनि जिनविजय जी ने संग्रह के अंश जयचंद प्रबंध ही में से 4 ऐसे छपियों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से हैं। इनमें से 3 छपाए पृथ्वीराज रासों में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसी आधार पर मुनि जी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चितया एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्तिकलाप का वर्णन करने के लिए देशीय प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन छपियों के मिल जाने से यह साफ हो गया था कि 14वीं शती के पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ करता था। उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था और वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियाँ थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। अब मूल पाठ की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासों के 4 पाठ मिलते हैं, बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। लघुतम लघु में, लघु बृहत में और बृहत बृहत्तम में अंतर्मुक्त है, मतलब एक दूसरे में ये अंतर्मुक्त है। रासों का मूल रूप क्या था, इस विषय पर विद्वानों ने पर्याप्त माथापच्ची की है। रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्रवरदाई का लिखा हुआ नहीं है। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया था तब चंद भी वहीं पहुँचे। जाते समय उन्होंने रासों की प्रति अपने पुत्र जलहण को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। मतलब जो रासों थे वो पृथ्वीराज के साथ में ही गए जब गौरी उनको पकड़ के ले गया और बोला अपने पुत्र को जलहण को कि इसको पूरा करना। कविराज मोहन सिंह का विचार है कि रासोकार ने ही एक संकेत दे दिया है जिससे हम रासों के मूल रूप का निश्चय कर सकते हैं। रासों में एक दोहा इस प्रकार है, छंद प्रबंध कबिंत यति सातक कहा दुहत, लघु गुरु मंडित खंडिये पिंगल अगर भरत। इसका अर्थ है कि कवित साटक गाहा दोहा नामक छंद प्रबंध में है। ये प्रबंध खंड लघु गुरु से मंडित है और पिंगलाचार्य, संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग किया गया है। साहित्यिक परंपरा के अनुसार आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया है। उनका अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में शुक और शुकी के संवाद की योजना रही होगी। वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में अनेक स्थलों पर शुक शुकी संवाद में कथा का उपक्रम है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में कथा का प्रारंभ 2 पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जाता है। रासों में अनेक स्थलों पर शुक शुकी संवाद की योजना है। सुखी कहे सुख सुख समरो, कहो कथापति प्राण, पृथु भोरा भिमंग बहु, किए हुए वरे वितान, जंपी सुखी सुख प्रेम करी, आई अंत जो बंध, इंछिनी विद्या वह विधि, सुखत सुनते गंध, पुच कथा सुख कहो समय, गंध्रविहि सुप्ते मही, शत्रुवन ममी संजोगी, राज समधरी सुने मही। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में रचनाकार या वाचक बीच बीच में स्वयं भी पात्र के रूप में सामने आते हैं। मानस में शंकर, पार्वती, काकभुषुंडी आदि पात्र के रूप में भी आते हैं। रासों में शुक शुकी कथा कहने सुनने की भूमिका निभाने के साथ साथ पात्र रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा में पहले तो शुक नरभेश धरी साकार पृथ्वीराज के पास चला जाता है। उधर दुजी भी
उड़कर संयोगिता के पास जाती है। तो आपको इसका अर्थ भी पता लगा। इस प्रकार से जब जब आप अपने असाइनमेंट्स में ये सब चीज़ें डालेंगे, श्लोक डालेंगे, छंद डालेंगे और उनका अर्थ डालेंगे, तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। और जो भी इन्विजिलेटर है, जो चेक करने वाले हैं आपके असाइनमेंट, उनको और ज़्यादा आपके जो लेख है, जो आपने असाइनमेंट लिखा है, उसमें इंटरेस्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्षित किया है कि शुक शुकी संवाद के रूप में रासों का जो रूप प्रस्तुत किया है वह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी उत्तम है। पृथ्वीराज के 3 विवाहों, इंचनी, शिशिव्रता और संयोगिता की कथा की संयोजना शुक शुकी के संवाद में माध्यम से ही की गई है। पृथ्वीराज रासों के अद्यतन संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रासों के मूल रूप पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मूल रासों में उक्ति श्रृंखला और छंद श्रृंखला की पद्धति थी। उनका कहना है कि रासों के लघुतम पाठ में उक्ति और छंदों की यह श्रृंखला बहुत कुछ सुरक्षित है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के सभी पाठों का तुलनात्मक विवेचन करके उसका पाठ शोधन किया है। इसी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पाया कि रासों के मूल रूप में उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला का निर्वाह था। यदि इन छंदों पर ध्यान दे तो हम देख सकते हैं कि उनके छंद या रूपक एक और अविभक्त थे, किंतु बाद में उनको विभक्त कर बीच बीच में नए छंद रख दिए गए, जिसे पूर्ववर्ती छंद श्रृंखला रचना में अनेक स्थलों पर त्रुटि हो गई। तो आपको ये 8 पृष्ठों में ये आपको उत्तर मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आप ज़रूर इस असाइनमेंट को आप पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही MHD 01 और MSD से जुड़े हुए मास्टर ऑफ हिंदी, MA हिंदी जो है, मास्टर ऑफ आर्ट्स का जो हिंदी है, उसका हम आपके सामने ये वीडियो लेके आएंगे और आप चैनल को सपोर्ट करें। आप लास्ट तक आपने वीडियो को देखा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा और किस विषय पे हमको असाइनमेंट बनाना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है। आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके दोस्त हैं जिनको अभी आवश्यकता है इस समय असाइनमेंट्स लिखने की, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियो भेजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इन सब असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़िए जी।